मेरे ऊपर उनके बहुत से एहसान थे। उन्होंने मुझे पाला था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी उनके हुक्म को इनकार करूं। लेकिन आज वो मुझसे जो मांग रहे थे वो मैं कैसे दे सकती थी। मेरा नाम आसिया है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं एक बंगले में हम लाजिम हूं। वो बुंगला गांव के नवाब साहब का है। बचपन में ही मेरे वालिदीन गुजर गए थे। तब मुझे नवाब साहब अपने घर ले आए और तब से मैं उनके घर पर ही रहती हूँ और सफाई सतराई से लेकर घर के तकरीबन सारे काम में ही करती हूँ। घर में और भी बहुत से मुलाजिम हैं, लेकिन मैं सबसे पुरानी हूँ क्योंकि मैं यही जवान हुई और यही मैंने अपना बचपन गुजरा। नवाब साहब की बीवी, जिसका नाम रोशना बेगम है, और उनके 2 लड़के हैं। एक बेटा गांव में नवाब साहिब के साथ खेती बाड़ी में मदद करता है और दूसरा शहर में पढ़ता है। वो 5 साल की उम्र में ही शहर चला गया था। वो शहर में अपने मामों के पास रहता है। नवाब साहब का नाम हमजा है। उनको बेटी की बहुत तलब थी, मगर उनके औलाद में कोई बेटी न थी। मसला बेगम रोशना में था। उन्होंने कई बड़े हकीमों और डपकरों से इलाज करवाया, लेकिन उसका कोई फायदा न हुआ और अभी भी वो लाहौर के आयक मशहूर डपकर से अपना इलाज करवा रही हैं। बेगम रोशना अक्सर मुझसे दिल की बातें कर लेती थी और अपना दर्द बताती कि मैं दुआ करती हूं कि मुझे बेट नसीब हो। मैं उनको अक्सर समझाती कि आप बेफिक्र रहें, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो वो रोते हुए मुझे कहती कमी मुझा में ही है। मैंने कहा, आप टेंशन नहीं लें, नवाब साहब आपका लवा से सबसे बड़े डपकर से इलाज करवा रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ होगा। एक रोज नवाब साहब से कुछ लोग मिलने के लिए आए और मैं उनके लिए चाय बना रही थी। जब मैं चाय लेकर बैठक में पहुंची तो अचानक मुझा से चाय उनके मेहमान पर गई। मैंने जल्दी से कप उठाया और वापस आ गई। उसे पहले भी 2-4 मुरत्तबा मुझसे चाय लाते हुए ट्री गर गई थी। तब भी मुझे नवाब साहब ने खूब डांटा और गुस्से के अंदाज में बोला था कि अगर अब से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तुमने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया हुआ है। तुम्हें किसी काम की समझ ही नहीं आती। तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ होता है। बेवकूफ लड़की, और आज फिर वही हो गया जिसका मुझे डर था। शाम तक तो कुछ नहीं हुआ, जन के दोस्त शाम को चले गए। मुझे लगा आप नवाब साहब मुझे घर से निकाल देंगे, आवर मैं कहाँ जाऊंगी। न मेरा आगे कोई है और न मेरे पीछे, न क्या करूंगी। और अब मुझे न कुछ आता है। रात हो गई और मैं उसी बेचैनी में थी। जब सब लोग खाने के लिए टेबल पर आए, मैंने दीगर मुलाजिम के साथ खाना लगाया। नवाब साहब की आंखों में मुझे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मुझे पता चल चुका था कि आज इस घर में मेरी आखिरी रात है और अभी खाना खाने के बाद मुझे बेरखल कर दिया जाएगा। नवाब साहब ने खाना गया और अपने कमरे में चले गए। फिर रोशना बेगम भी आराम करने के लिए चली गई। मुझे बहुत दर्द लग रहा था। मैंने सोचा, क्यों ना उनसे जाकर माफी मांग लूं और उनसे एक और मौका मांग लूं। मेरी दोस्त रक्साना, वो भी वहां खाना बनाती थी। मैंने उसको बताया। उसने भी मुझे यही मशूरा दिया, बेहतर यही है कि तुम जाकर माफी मांग लो। ये बड़े लोग अपनी अना में आकर हम जैसे लोगों को कहीं का नहीं छोड़ते, हो सकता है नवाब साहब भी यही चाहते हों कि तुम उनसे जाकर मुआफी मांग लो, उससे पहले कि वो तुम्हें अपना गुस्सा दिखाएं। मैं अभी उसकी बात से सहमत थी। फिर मैंने खाने के बर्तन उठे किए और उनको धुया और टेबल साफ करने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और अपने कमरे में गई। घर में हर वक्त 5-10 मुलाजिम रहते थे। मैं और रुखसाना बंगले के अंदर ही सूती थी। हमें किचन के पास एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था जहां पर हम दोनों रहती हैं, और बाकी सारे मुलाजिम बंगले के भाई पहरा दारी करते थे। नवाब साहब दुश्मनी वाले लोग थे, इसलिए गार्ड्स हमेशा घर के आसपास ही रहते थे। जब मैं कमरे में गई तो रुखसाना ने मुझे कहा, तुम अभी तक गई नहीं, कितनी बेवकूफ हो। मैंने कहा, मैं जाने ही लगी हूं। रुखसाना ने कहा, अब क्या सुबह जाओगी, जल्दी करो, उससे पहले कि वो सो जाएं। मैंने दुपट्टा लिया और नवाब साहब के कमरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। जब मैं कमरे के पास पहुंची
तो मुझे अजीब सी आवाजें आने लग गईं। मैंने हिम्मत की और कमरे के पास पहुंची तो नवाब साहब और बेगम के साथ में घबरा गई और जल्दी से वापस जाने लगी। इतने में नवाब साहब की नजर मुझ पर पड़ गई। अब आकर अपने कमरे में आ गई। अब तो इस घर से मैं पक्का निकलूंगी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं शदीद अफसोस में थी और खुद को कोस रही थी। यह मुझे नहीं जाना चाहिए था। रात के 1 बजे कमरे पर दस्तक हुई। मुझे पता चल गया था कि नवाब साहब आए हैं और मुझे दुखे देकर यहां से निकाल देंगे। और जब दरवाजा खला तो नवाब साहब ये थे। मुझे यकीन ही था कि वही होंगे। रोक्साना सोई हुई थी तो उन्होंने रोक्साना को उठाया और उन्होंने कहा कि तुम बैठक में चली जाओ, मुझे आसिया से अकेले में बात करनी है। रोक्साना चुपचाप बैठक में चली गई और वो भी वहां मुलाजिम थी। वो मेरे हक में कड़ी होती तो उसे भय निकाल देते। उसकी तो अभी नई नई शादी हुई थी और उसका शौहर अभी भी रोजगार था। वो मेरे लिए किस तरह बोल सकती थी। मैंने इसी किस्मत का लिखा माना, लेकिन मैंने फिर भी आखिरी दफा कहा, नवाब साइर मुझे माफ कर दें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझसे गलती हो गई और ऊपर से मैंने एक और गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं यहां से चली जाऊं, क्या मैं खुशी आपका फैसला मंजूर कर लूंगी। नवाब साइर मुस्कुराए और कहने लगे, इस गलती की माफी तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन अभी जो तुमने देख लिया है इसलिए तो तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम मेरी मदद दकरू में समझ नहीं सकती कि नवाब साइर मुझार से कौन सी मदद मांग रही हैं। मैंने कहा, नवाब साइर आप क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे हमजा बोलो, मैं ये नवाब साइर सुन सुनकर थक चुका हूं। मुझे मेरे नाम से पुकारो। मैंने कहा, मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आपको मुझसे कैसी मदद चाहिए? मैं तो एक गरीब लड़की हूं जिसका कोई भी नहीं है और न मेरे पास कोई दौलत है। अगर मेरे पास कोई दौलत होती तो फिर तो आपकी मदद जरूर करती। और आपको किस चीज की कमी है भी आपको मेरी मदद चाहिए? मुझ जैसी लड़की की मुझे समझ नहीं आई। तो नवाब साइर ने मुझे बताया, तुम्हें पता तो है हम बहुत कोशिश कर रही हैं, कई डॉक्टर से इलाज भी करवाया है, लेकिन फिर भी कामयाबी के आसार नजीर नहीं आ रहे। यहां से मैं चाहता हूं कि रोशना बेगम की जगह तुम। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा, ये कैसी हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन फिर उन्होंने मुझे घर से निकालने की धमकी दी और मेरे ऊपर उनके बहुत से एहसान थे। उन्होंने मुझे पालाम था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी उनके अहकम को इनकार करो। लेकिन आज वो मुझसे जो मांग रहे थे वो मैं कैसे दे सकती थी? कहानी मैं आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दें। शुक्रिया।